जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा गैप लिया हमने और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सिलेबस। यस। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5th नंबर चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने मैथमेटिक्स के फॉर्म देखे, जैसे आपने अरिथमेटिक देखा जिसमें आपने नंबर्स नंबर्स पे ऑपरेशन है, यस, नंबर्स के टाइप्स है, रियल नंबर और रैशनल नंबर, ये सारा रिलेटेड थिंग है अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक में जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट आपने अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा में वेरिएबल्स आते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, ए है, बी है, जिसके हम वैल्यूज निकालते हैं। लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यस, ये सारा क्या हो गया? अलजेब्रा हो गया। उसके बाद हमने देखा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आप स्पेशली पढ़ी रहे हो, जिसमें ट्रायंगल्स के कंसेप्ट है, सर्कल के कंसेप्ट है। यस। सो ये सारा आपने पढ़ा। उसके बाद और एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में जो अलग से वर्क करती है, वो ब्रांच है लॉजिकल एनालिसिस की, रीजनिंग की, जिसमें हमें कुछ लॉजिकली थिंक करना पड़ता है या फिर प्रिडिक्शन करना पड़ता है। तो उसके बेसिक, उसका जो बेसिक है वो इस चैप्टर से स्टार्ट होता है। वो जो ब्रांच है जो एमबीए में आप लोग पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स करके सब्जेक्ट, उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका बेसिक चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में, सेट। यस, सेट थ्योरी। तो सेट के आगे आपको प्रोबेबिलिटी में सेट का यूज होता है, इसलिए आपको सेट 9th में पढ़ा दिया ताकि आपको 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय तकलीफ ना हो। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय आपको सेट के कौन कौन से कंसेप्ट आने चाहिए, कि सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है और सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। यस, ये आना चाहिए और ये बहुत बेसिक है, आप लोग इसको कर लोगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं रिपीट करके बताऊँ आपको। सेकेंड थिंग, और जब जरूरत होगी तब मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, सर मेरे को नहीं जमता, मेरे बस की बात नहीं मैथ्स, मेरे को डिफिकल्ट है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, वो सारे रीजन यहाँ पे जीरो हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरा नया कंसेप्ट है। जैसे सेट था, सेट में कोई कोई प्रीवियस कंसेप्ट कनेक्टेड नहीं था सेट के साथ, था क्या? नहीं था। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में सिर्फ सेट का एक कंसेप्ट है कि भाई कलेक्शन रहेगा, बस लिखना, बाकी इसमें ऑपरेशन विपरेशन आपको कुछ नहीं करना। यस, इसमें सारे नए कंसेप्ट है और वो नए कंसेप्ट पिछले कंसेप्ट पे डिपेंड नहीं है। इट मीन्स अगर आप मैथ्स में बुरे हो पहले से, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि ये चैप्टर आपको समझेगा नहीं। अगर कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, आई एम श्योर कि ये चैप्टर अगर उसको मैं पढ़ाऊंगा वो भी कर डालेगा। इतना इजी चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर फ्रॉम दिस पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर नंबर 5, प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, इसका जो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है कि किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना। यस, प्रोबेबिलिटी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हम कुछ काम करते हैं। यस, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, सो वी आर गेटिंग समथिंग। इट मीन्स अगर हम गुड करते हैं तो गुड मिलेगा, बैड करते हैं तो बैड मिलेगा। इट मीन्स इफ यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, every time we are getting result. It may be positive, it may be negative, or it may be different results. Suppose if you are appearing for the examination, so you are doing one kind of experiment. Yeah, you are appearing for the examination, you may fail, you may pass. So these are the two results, and you are always thinking about that, I will, maybe I will be fail. So उसके डिप्रेशन में आप लोग स्टडी भी नहीं कर पाते कभी कभी। तो रिजल्ट्स के बारे में सोचते सोचते आपकी प्रोबेबिलिटी जो है खराब हो जाती है रिजल्ट्स की। इट मीन्स पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ने के लिए आपका डिप्रेशन कम होना जरूरी है। यस, तो उसके बारे में तो मैं लास्ट में आपको गाइडेंस करूंगा ही, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा कि बोर्ड का पेपर को कैसे मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करना होता है, ये सारा गाइडेंस मिलेगा बेटा आप लोगों को। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ टीचिंग हो रही है ऑनलाइन, नहीं, ये सिर्फ इनिशियल पार्ट है। ये खाना है, ये हमने रसोई में ला के रख दिया, अभी पकाना बाकी है। इसको कैसे पकाना, यू विल सी। सो probability, it means we are going to talk about possibilities, and to take out the possibilities हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। बट हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनके रिजल्ट हमें पहले ही पता होंगे। इट मीन्स अगर मैं कोई क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ या फिर मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ, तो एग्जाम देते समय मुझे रिजल्ट पहले से ही पता होता है। क्या पता होता है? कि कौन कौन से रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट मीन्स मेरा खुद का रिजल्ट नहीं पता होगा, कौन कौन से रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से आ सकते हैं। तो मे भी पास होगा, मे भी फेल होगा अगर एग्जाम है। अगर आप मैच खेल रहे हो तो मे भी विन होगा, लॉस होगा या फिर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी। अगर मैं कोई कॉइन है मेरे पास, में टॉस कर रहा हूँ तो कॉइन में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो रिजल्ट है। इट मीन्स व्हेन आई एम डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उस एक्सपेरिमेंट के
जो रिजल्ट है वो मुझे इन एडवांस पता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इट्स कॉल्ड? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वेल इन एडवांस वी नो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। जैसे अगर आप लोग बोलोगे कि सर मैं अगर ये स्विच ऑन करता हूँ तो फैन ऑन होगा या फिर ऑन नहीं होगा, ये दो ही रिजल्ट होंगे, बाकी क्या हो सकता है? धुआं थोड़ी निकलेगा फैन में से, दो फैन तो चालू है, यस, तो अलग बात है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबल रिजल्ट्स। और कोई एक्सपेरिमेंट करते समय हमें पॉसिबल रिजल्ट्स पहले से ही पता हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बहुत सारे बच्चे बच्चे सोचते हैं कि सर ये डेफिनेशन पूछी जाती है क्या? अभी तक तो पूछी नहीं गई है और इस साल भी नहीं पूछी जाएगी शायद से, क्योंकि इसके अलग कंसेप्ट है, ये बेसिक है, ये नहीं पूछा जाता। बट आपको समझ में आना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या? द एक्सपेरिमेंट इन विच वी नो द रिजल्ट इन एडवांस, हमें पहले से ही रिजल्ट पता हो, ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो उनके कुछ जो रिजल्ट्स बनेंगे, समझ लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो फेल हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ, ये मेरे रिजल्ट है। अगर मैं मैच खेल रहा हूँ तो ड्रॉ होगी या फिर विन होगी या फिर लॉस होगा उसमें, ठीक है, मैं लूज कर दूंगा मैच को, या फिर हेड आएगा टेल आएगा, कॉइन अगर टॉस करूंगा। सो ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ रिजल्ट हो गए। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये जो रिजल्ट है, पर्टिकुलर रिजल्ट, ये क्या है? मैं कुछ कर रहा हूं तो उससे मुझे कुछ मिल रहा है, मीन्स आई एम डूइंग सम कर्मा एंड आई विल गेट समथिंग। मैं कुछ एक्शन करूंगा तो मुझे रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, वेदर इट इज फेल और वेदर इट इज पास। इफ आई विल प्ले द मैच, इफ आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट, डेफिनेटली आई विल विन द मैच, आई विल लूज द मैच और मैच विल बी ड्रॉ। सो मुझे कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटकम। तो आउटकम किसको कहा जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट करते समय जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स, उन सारे पॉसिबल रिजल्ट्स को क्या कहा जाता है? आउटकम्स। आउटकम्स इज रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अभी ऐसा थोड़ी है कि एक ही आउटकम आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा, टॉइन को टॉस नहीं करूंगा, ठीक है, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो मुझे 2 रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं मैच खेलता हूँ तो मुझे 3 रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं कोई डाई है, डाई पता है आपको? सांप सीढ़ी खेलते समय आप 6 नंबर वाले डाई खेलते हो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, यस। तो वो जो है उस पर 6 रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, 6 रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो ये क्या हो गया कि कलेक्शन हो गया। क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। जो आउटकम्स का कलेक्शन है, जो सेट बनता है कलेक्शन, उसको क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस। व्हाट इट्स कॉल्ड? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यस, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी समझ लीजिए मैं कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मेरे पास एक डाय है। सबको पता है ये डाय होता है, इसके यहाँ पे 1 लिखा है तो इधर 2 लिखा होता है, ऐसे पीछे सारे नंबर्स होते हैं, 3 होता है, इधर 4 होता है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, उस साइड से आप देख सकते हो, या ये उल्टा दिखेगा ना इधर से, हमें उधर से अगर लिखा होगा तो। सो लाइक दिस, कुछ तो भी उसमें 6 नंबर्स लिखे हुए, 1 to 6। अभी आप बताइए मुझे कि मैं अगर डाई फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे कितने हैं टोटल स्पेस? कितने हैं टोटल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 रिजर्व प्लेस है। उसमें से मेरे रिजल्ट कितने? 6 रिजल्ट है। तो हर एक रिजल्ट को कितना कितना स्पेस मिला है? 1 2 3 4 5 6। एवरी रिजल्ट हैज 1 स्पेस। हर एक रिजल्ट को एक एक स्पेस मिला है। अब मैं कुछ चीटिंग कर रहा हूँ इसके साथ। मैंने क्या किया? 2 को रब कर दिया और वहां पे 1 डाल दिया। अब मेरे रिजल्ट कितने हो गए? 1 3 4 5 6, मीन्स मेरे 5 रिजल्ट हो गए। देखो गिनो, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये 5 रिजल्ट आएंगे। अब 5 रिजल्ट को, हर एक रिजल्ट को कितने 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 प्लेस है? देखो 2 को तो 1 को तो 2 आ गए, 3 को 1 है, 4 को 1 है, 5 को 1 है, 6 को 1 है। तो यहाँ पे चीटिंग हुई कि नहीं? हो गई चीटिंग। क्यों? क्योंकि 1 की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मैंने चीटिंग करके 1 को ज़्यादा डाल दिया। मैं चाहूँ तो 3 को भी मिटा के 1 डाल दूँ यहाँ पे, ये 3 कट हो गया तो 1 आ गया। तो 4 नंबर है,
और 4 में से जो एक नंबर उसको 3 प्लेसेस दे दिया और बाकी लोगों को सिर्फ एक एक ही दे दिया, ये क्या हो गया? इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैग है और बैग में कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। क्या है? एक बैग है, उसमें मेरे पास कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। अब मैं पूछूंगा कि मुझे रेड अगर निकालना है तो ब्लू से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी क्या उसकी? तो इसमें क्या कैसे होगा समझ लीजिए, मुझे रेड ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 10 रेड बॉल डाल दूंगा, एक ब्लू डाल दूंगा। क्या किया मैंने? उस बैग में 10 रेड डाल दूंगा, एक ही ब्लू डाल दिया। तो मैंने उस बैग के साथ चीटिंग की नहीं? मैंने रेड और ब्लू को सेम चांस दिया क्या? नहीं दिया। इट मीन्स आई एम नॉट गिविंग इक्वल प्रायोरिटी टू बोथ द रिजल्ट्स। मैंने दोनों रिजल्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी मीन्स इक्वल चांस, उस एक्सपेरिमेंट में इक्वल चांस नहीं मिल रहा है। इट मीन्स अगर मैं रेड ज़्यादा डालता हूँ तो रेड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लू की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। और जहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वली नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। और जिसमें इक्वल पॉसिबिलिटी है, सारे रिजल्ट्स आने की इक्वल पॉसिबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे? मोस्टली likely outcomes. Okay, equally, let me read the word because that word is here in your textbook. That is called as equally likely outcomes. Equally likely outcomes. Equally means हर एक को equally उसमें रखा गया है ताकि हर एक को सेम प्रायोरिटी मिले। फिर बाद में तो डिपेंड करता है। यस, सो पेपर अगर मैं बहुत इजी बना दूँ, मैं मैथ्स टीचर हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा लगना चाहिए, तो मैं पहले से ही बच्चों को बोल दूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला, मैंने सेट कर दिया। बच्चों को पता है यही क्वेश्चन आने वाले, बच्चे तो स्टडी करके जाएंगे, क्या एनालिसिस हुआ उसमें से? कुछ नहीं। और अगर मुझे पता है कि मैं भी अगर पेपर डिफ़िकल्ट 30% डिफ़िकल्ट, 30% वेरी डिफ़िकल्ट, 30% 40% लो डिफ़िकल्ट, इस तरह से मैं अगर फॉर्मेट बना तो वर्ड के हिसाब से, तो उससे मुझे क्लियर समझ में आता है कि जो डल बच्चे वो कितना कर पा रहे हैं। 40% अगर कर रहे हैं तो डल बच्चे ही जो 40% ही किया, बाकी 30% छोड़ दिया बीच वाला, तो अगर बाकी 30-40 कर रहा है तो मिडल वाला है, और जो टॉप वाले 30 कर रहे हैं तो शायद दैट आर द टॉपर स्टूडेंट्स। तो एक एनालिसिस होता है टीचर का, तो इसमें मैंने चीटिंग नहीं की। ओके, तो अगर मैं चीटिंग करता हूँ तो मुझे रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। और मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको? मैंने इक्वली किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, इक्वली मैंने किसी को चांस नहीं दिया। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग क्या होगा कि सबको सेम, सभी रिजल्ट्स को सेम चांस मिले उसमें। यस, सो ये होगा कंसेप्ट। अभी ये आपको कोई नहीं पूछेगा बट आपको याद रखना है, ठीक है? सो आउटकम्स, पॉसिबल रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट्स क्या होंगे समझ लीजिए, मैं टीचर हूँ। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि मैं मंडे को मेरे घर पे मेहमान आने वाले, तो मेहमान क्या सोचेंगे? मंडे है तो वो भाई फ्री नहीं होगा क्योंकि वो टीचिंग करता होगा, तो जाके कोई फ़ायदा नहीं। और अगर संडे आया तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ही विल बी फ्री 100%। बाकी अगर उसने संडे टेस्ट वगैरह रखी होगी तो उसके लिए एक आध घंटा देगा, बट बाद में तो फ्री है पूरा दिन हमारे लिए। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी। तो हर एक एक्सपेरिमेंट करते समय पॉसिबल थिंकिंग की अवेलेबल है ही नहीं है, आए रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। सो ये सारी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे काम आता है। हमने हमारे पास बहुत सारी सिस्टम्स है। कैसे? एनालिसिस बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिशियंस बोलते हैं, वो लोग एनालिसिस करते हैं कि अभी मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या क्या रैंडम रिजल्ट्स आएंगे, हम अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्या फेस करना होगा। इसके सारे स्टडी किए जाते हैं। और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जिसमें रिस्क प्रोबेबिलिटी कम है, उस पर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि इसमें रिस्क कम है, ये अगर हम करेंगे, ये अगर हम चेंजेस करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। आपको पता होगा शायद कोलगेट जो था वो पहले उसकी जो बिक्री थी वो कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि जो कोलगेट का मुंह था ना ट्यूब का, वो थोड़ा छोटा था और लोग क्या करते थे, छोटा ही डालते थे। छोटा मुंह होने के कारण थोड़ा सा ट्यूब निकलता था, पतला ट्यूब निकलता था। अब आप देखोगे तो कोलगेट का मुंह बड़ा कर दिया उन्होंने, सिर्फ 2 mm या फिर 1 mm उसका डायमीटर बढ़ा दिया। लोगों को तो आदत है ना, टीवी में देखते हैं कि पूरा ब्रश भर के लेना है, फिर वो कितना ब्रॉड आ रहा है कितना स्मॉल आ रहा है वो नहीं सोचेंगे, वो क्या करेंगे, पूरा ब्रश भर के ले लो। अब पहले तो पतला था डायमीटर, तो लोगों ने क्या किया, पतले से चल रहा था, मीन्स एक ट्यूब अगर एक घर में 1 महीने तक चलता था या फिर 15 दिन तक चलता था, तो वही ट्यूब अभी 10 दिन में खत्म होने लग गया। क्यों? यूज तो सेम कर रहे भाई हम तो,
हमने तो वही सीख कर रहे हैं, हम हमारे घर में तो कोई बड़ा भी नहीं। ट्यूब कैसे जल्दी खत्म हो रहा है भाई, उन्होंने डायमीटर बढ़ा दिया और तुमको समझा भी नहीं। और उनकी ऑब्वियसली अगर तुम लोग अगर महीने में 2 ट्यूब यूज़ कर रहे हो, 15-15 दिन में खत्म हो रहा है, तुमको 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि तुम 10 दिन में खत्म कर रहे हो अभी। ऑब्वियसली अगर एक घर में एक ट्यूब बढ़ गया मंथली, तो कितने घर है इंडिया में और कहाँ कहाँ पे वो पेश जाती है। तो ये एक जन ने आइडिया दिया था उसको कि ये पॉसिबिलिटी है, करके देखो, चलेगा तो चलेगा। चल गया, लोगों को समझ में नहीं आया एंड इट इज़ बिकम अ टॉप में चला गया था। अब बाद में फिर पतंजलि ने ओटे किया, वो अलग बात है। देखिए हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होता है। यस, एवरीथिंग एवरी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा जाना चाहिए। स्टैटिस्टिशियन ये एक्सपर्ट लोग होते हैं रीजनिंग के, कि ये माइंड के साथ खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज प्रैक्टिस सेट देख लेंगे फिर पहला वाला, जो बहुत ईजी है। बहुत ईजी मीन्स बहुत ईजी। कि आप लोगों को पूछेंगे भाई मेरे को वीक में से एक डे सिलेक्ट करना है, क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? वीक में कितने दिन है? 7 होते हैं। 7 में से 7 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 3 बॉल है, ब्लू रेड ग्रीन, कितने पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी, खत्म बात। अगर मैंने बोला मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, तो ये जो टीचर आएगा हमारे क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? 6 पॉसिबिलिटी है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप नए स्कूल में गए, वहाँ पे 6 सब्जेक्ट है एक क्लास में, आप बैठे, पहला टीचर आया, आप सोचेंगे यार पहला टीचर, 6 पॉसिबिलिटी भाई इसकी, ये कौन सा पढ़ेगा क्या पता, जैसे ही बोर्ड पे नाम लिखेगा समझ में आ जाएगा। सो उसकी पॉसिबिलिटी आप लोग डिसाइड करोगे कि ये 6 है चांसेस, तो 6 पॉसिबिलिटीज। जैसे ही वो टीचर इंग्लिश नाम लिख देगा, इंग्लिश हट जाएगा, 5 पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वाले को। लास्ट वाला तो आप कंफर्म कर दोगे कि 5 सब्जेक्ट 5 लोग पढ़ा के चले गए, छठा वाला तो ये होगा, दूसरा कौन आने वाला है। यस, सो इस तरह से पॉसिबिलिटीज बताई जाती है। और ये एक बेसिक है, इसको बेसिक की तरह लो, एंजॉय करो, बहुत ईजी है। आप लोग एंजॉय करोगे, आप बोलोगे सर क्या ईजी चैप्टर है, 2 सर एग्जाम्पल्स और, ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.1। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। वनिता जो है वो एक लड़की है, ऑब्वियसली लड़की है ना, नाम तो लड़की का ही है। वनिता इज अ गर्ल हु नोज सम पर्टिकुलर साइट्स इन महाराष्ट्र। और वो समर वैकेशन बिताने की सोच रही थी कि शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन द समर वैकेशन। यस, सो प्लेसेस के नाम दिए, नीचे स्पेसेस पता है, तो आप बोलिए कि क्या पॉसिबिलिटी कहाँ पे जाएगा और कितने पॉसिबिलिटी। तो आप क्या करोगे, स्पेस गिन डालोगे, कितने कितने प्लेसेस है, कहाँ कहाँ पे जाने वाले। तो गिनते, एक है अजिंठा, दूसरा महाबलेश्वर, तीसरा लोनार सरोवर, चौथा ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 5th आम्बोली, 6th रायगढ़, 7th माथेरान, 8th आनंदवन। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 8 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। इसके लिए जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल कि मुझे रेनबो में से कलर चूज करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे पूछे कि आई वांट टू सिलेक्ट 1 मंथ फ्रॉम द इंडियन सोलर ईयर, इंडियन सोलर ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। देन जो हमारा कैलेंडर है जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने मंथ्स हैं, कितने डेज हैं, कितने संडेज है, 52 संडेज है, याद रखिए। तो ऐसा जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जनरल नॉलेज पे वो डिपेंड होता है कि ये 10th का बच्चा है तो उसको पता है कि 52 संडेज होते हैं। ठीक है, अगर ये 10th का बच्चा है तो इसको पता होना चाहिए कि 12 मंथ्स है। ये अगर 10th का बच्चा है तो 31 डेज वाले कितने मंथ है। यस, सो 31 डेट आने की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, तो आप काउंट कर लीजिए कितने मंथ होते हैं। हाँ, याद रखिए जुलाई और अगस्त साथ में आते हैं तो दोनों का 31 होता है। हाँ, तो आप थिंक अबाउट दैट। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड। मुझे वीक में से कोई भी डे रैंडमली सिलेक्ट करना है। रैंडमली मीन्स कभी उठी के कभी भी लेके आया मैं, तो कितने डेज आएंगे? देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 7 पॉसिबिलिटीज। 7 डेज होते हैं। भले उसको हम बोलते हैं आठवाड़ा मराठी में, बट ओनली 7 डेज एंड 7 पॉसिबिलिटीज। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, पॉसिबिलिटीज। थर्ड नंबर, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है एक पैक में, एक कार्ड सिलेक्ट करना है, कितने पॉसिबिलिटी होंगी?
52 है ना भाई कार्ड्स, तो कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो कितने मेरे को चांस है? 52 चांसेस है ना। सो देर आर 52 पॉसिबिलिटीज। 4 नंबर, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड। देखिए 10 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे गए हर एक कार्ड पे। तो बच्चे क्या सोचते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिया 10 से लेकर 20 तक नंबर है, चूज करो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, आप बोलोगे 10। ये खेलते हैं दिमाग के साथ, थोड़ा समझ लीजिए। आपको 10 से लेकर 20 तक लिए एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है भाई, थोड़ी सी तकलीफ ले लो ना। सोचो कि 10 से लेकर 20 तक है, इट मीन्स कितने नंबर आएंगे, तो थोड़ा सा गिन लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भले आज आजू बाजू वाला तुमको बोलेगा क्या छोटा बच्चा तेरे को गिनना पड़ रहा है, भाई गिन लो, 1 मार्क्स है, सवाल है 1 मार्क्स का। तो गिनते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हुए? 11। सो देर आर 11 पॉसिबिलिटीज। वाई, मैंने बोलने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मैं ये अभी लिख देता कि 11 है, क्योंकि 11 से लेकर 20 तक तो 10 नंबर्स हो जाते हैं, तो 10 ऐड हो गए तो 11 हो जाते हैं, ये मुझे पता है, बट आपको करना है। कभी कभी ऐसा आ जाता है, देखिए 15 से लेकर 25 तक रोल नंबर डालने हैं, हो जाता है, हर एक के साथ हुआ है, मेरे साथ भी नया नया हुआ था। मेरे को बोल दिया एक टीचर ने कि सर आपको ये क्लास में जाके 15 से लेकर 25 तक रोल नंबर डालने हैं 9th स्टैंडर्ड के। अब मैं नया नया था, यस। अब देखिए मैं मैथ्स टीचर नया नया था, मेरी स्टोरी सुना देता हूँ, क्यों दूसरे का नाम लो, मैंने गलती की थी, यस। तो 15 से लेकर 25 तक था, मैं गया, मेरे को लगा 10 बेंचेस लगेंगे भाई, 25 माइनस 15 कितने होंगे? 10 होंगे। चलो शुरू करते हैं, 15 से लेके शुरू कर दिया, 11 बेंचेस लग गए थे, गिन के देखो 15 से लेकर 25 तक 11 बेंचेस आ गए। क्यों? क्योंकि इसका रूल ऐसा है कि अगर ये नंबर और ये नंबर कंसिडर करें, सब्ट्रैक्ट कर लो 10 और +1 करके सोचो, सब्ट्रैक्ट कर लो 10 और +1 करके सोचो, सिंपल है। अगर आपको बोले 100 से लेके 299 तक करो, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 199 और +1, तो ये 200 नंबर्स है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये करते आना चाहिए, यस। सो दिस इज द प्रैक्टिस सेट, ईजी था आज का टाइम। सो आज पहला दिन है भाई, सो मत, जागो, शायद नवंबर में स्कूल खुलेगी, नोटबुक्स कंप्लीट करो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, हालून जातील तुमचे, खरं सांगतो मी, मराठीत सांगतोय। सो कीप स्टडिंग और बूस्ट करो खुद को। देखो पेंडेमिक हर एक के लिए, बट जो बच्चे पुणे मुंबई में पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पैसा उनके पास, टैबलेट है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, आपको भी दी गई है, पेरेंट्स ने सुविधा, आपको भी मोबाइल दे दिया है, आपको भी ये पैसे पे करके आपको ये क्लास लगाया गया है घर वालों ने, उठाओ भाई फ़ायदा। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि सर को क्या है, सर तो भाषण देते हैं, थिंक अबाउट इट, आप लोग पीछे रह जाओगे, अभी टाइम है, आगे निकलो, कुछ नहीं आता करो, तभी तो आएगा। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।